नमस्कार, आप देख रहे स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 21वां दिन है ये किसानों के आंदोलन का, लेकिन कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अब औपचारिक तौर पर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए थे उसे खारिज किया है। किसान संगठनों का अब जोर इस बात पर है, संशोधन नहीं, हर हाल में बिल रद्द हो, तीनों ही कृषि कानून रद्द हो। और यह भी कहा उन्होंने कि हमारे आंदोलन को बदनाम ना करें। इनका भी एक दिन आएगा, इनका भी अहंकार टूटेगा और तीनों कानून वापस होंगे। किसानों ने जो सरकार का प्रपोजल था उसके लिए लिखित जानकारी सरकार को दे दी है। एक ही तरीका रहेगा हमारे पास, तो या तो हम गोली खाओ, हमारा गोली तो हटा दो, और नहीं हमारी बात मान लो, दो ही रास्ते हैं। कोर्ट उनको अपनी बात कहने के लिए बुलाएगी तो वो भी अपनी बात रखेंगे। अन्नदाता का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसानों का आंदोलन 20 दिन पूरे कर चुका है। 21वें दिन भी राजधानी की सीमा पर संघर्ष का मोर्चा संभाले किसान डटे हैं। किसान अपने एजेंडे पर अड़ा है। उसका साफ कहना है, सरकार जब तक कानून वापस नहीं करेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान अपनी शर्तों पर खेती करेगा, किसान पर कुछ थोपा नहीं जाना चाहिए। और जो बात निकल के आ रही है कि हर गांव में एक आंदोलन की जो ये आग है, ठंड बेशक कड़कड़ाती हो लेकिन आग हर गांव में है। और हर गांव में जैसा किसान बता रहे हैं कि जज्बा है लोगों में कि अगर उनको आने की जरूरत पड़े दिल्ली की तरफ तो वो दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे। ये सारे काले कानून वापस नहीं होंगे ते मोदी साहब आप खुद बात नहीं करते ते खेती जिहड़ा MSP का कानून है वखरा कानून पास नहीं होंदा। असी बिल्कुल बात इन्हां के थलड़े अधिकारियों से या मंत्रियों से नहीं करें। सरकार के गले में घंटी आ रही, खाओगा जिम मरेगा, नहीं खाओगा जिम मरेगा। अगर किसान की समस्या मान ली तो बचेगा, और जो नहीं, इस आंदोलन को एक ही तरीका रहेगा हमारे पास, तो या तो हम गोली खाओगे, हमारा गोली तो हटा दो, और नहीं हमारी बात मान लो, दो ही रास्ते रहेंगे। किसानों ने इसी जिद का सबूत केंद्र सरकार को भेजे अपने जवाब से दिया। किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को भेजी चिट्ठी में लिखा। चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को औपचारिक रूप से जानकारी दी गई है। किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को नकार दिया है। सरकार को भेजी चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार से जो प्रस्ताव मिला था वो उनके मौखिक प्रस्ताव का ही लिखित प्रारूप था। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान नेता पहले ही विभिन्न दौर की बातचीत में अपना नजरिया मौखिक तौर पर सामने रख चुके थे, इसलिए लिखित जवाब नहीं दिया। मोर्चे ने कहा सरकार आंदोलन को बदनाम न करे। मोर्चे ने दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता पर भी नाराजगी जताई है। किसानों ने ये कहा है कि जो किसानों का आंदोलन अलग अलग जगहों पर चल रहा है उसको लेकर के सरकार दूसरे किसान संगठनों से बात करके बदनाम न करे। अब इस तरीके की बातें किसानों की तरफ से कही जाने लगी हैं। दरअसल सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि उनके लिखित प्रस्ताव का किसानों की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद किसानों की तरफ से ये जवाब सरकार को दिया गया है। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। अब किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिससे संकट वहीं का वहीं खड़ा है। इस बीच किसानों ने अपने आंदोलन को भी तेज करने के संकेत दिए हैं। 24 घंटे में तीसरी बार दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को किसानों ने बंद कर दिया। यहाँ किसान भी आंदोलन इस वक्त दिल्ली में कई जगहों पर बॉर्डर पर कर रहे हैं। मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे जो किसान हैं वो अलाव का सहारा लेकर के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही हालात दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर हैं। किसान ठान कर बैठे हैं कि कानून रद्द करने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर उनका जवाब ना ही होगा। ऐसे में सरकार दूसरे रास्तों से आंदोलन खत्म कराने की कोशिश कर रही है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली से अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
आज सुप्रीम कोर्ट में भी किसान आंदोलन का मामला पहुंचा। 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाम मांगा है उन किसान संगठनों का जो रास्ता रोक रहे हैं, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार एक कमेटी बनाए किसानों के साथ हल की तरफ आगे बढ़े। 21 दिन से किसान सड़कों पर हैं। जब आंदोलन खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे, ना ही कोई रास्ता निकलता दिख रहा है, तब देश की सर्वोच्च अदालत ने इसमें दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मामले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और इस मामले से जुड़े दूसरे लोग होंगे। कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि किसान और सरकार बैठकर कमेटी के सदस्यों के नाम सुझाएं। पार्टी बनाएंगे तो जाएंगे हमारे लोग वहां से, बात करेंगे कमेटी से कि क्या उनका निर्णय रहेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है, और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है, तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते? बात करेंगे कल कोर्ट का क्या आता है, कोर्ट की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका में दिल्ली के ऋषभ कुमार ने दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों को हटाने की मांग की है। दूसरी याचिका में कहा गया है कि पिछले 12 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, याचिकाकर्ता कौन है, क्या किसान है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, नहीं, लॉ स्टूडेंट है। सीजीआई ने पूछा, आपकी याचिका क्या है? वकील ने कहा कि हमने बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की है, क्योंकि शाहीन बाग मामले में अमित साहनी के केस में कोर्ट ने कहा था कि रास्ता जाम करके प्रदर्शन नहीं कर सकते। सीजीआई ने पूछा, शाहीन बाग में कितने लोगों ने रास्ता रोका था? सीजीआई ने कहा कि हम इस मामले को सभी पहलुओं से देखेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में कोई पिछला उदाहरण नजीर नहीं हो सकता। कोर्ट अब कल दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इस बातचीत से पहले किसानों का रुख पहले के जैसा ही सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएशन की बात कर रही है, गलबात की गल कर रही है, तो करें गलबात। असं गलबात से क्या मना किया? अं चाहते प्रधानमंत्री खुद बात करें। प्रधानमंत्री को खुद बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का है, देश के लोगों का है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बात सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद बात कर लें, बात करके इसका हल कढ़े। सुप्रीम कोर्ट में पै के मीडिएटर प्रधानमंत्री निर्देश करे भी वो गल करे। उसमें क्या बात है, कमेटी बनाने की क्या बात है, जो भी हो उसमें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अपने जो है साडे एडवोकेट है उनसे सलाह करेंगे। एक याचिका में दिल्ली के बॉर्डर को खाली कराने की मांग की गई है। इस पर भी सीजीआई ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल पूछा। सीजीआई ने पूछा, आप बताइए कौन से किसान एसोसिएशन ने रास्ता रोका है? याचिकाकर्ता ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा, अगर आप कोर्ट की मदद नहीं करना चाहते तो फिर बहस ना करें। फिर जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, कौन कौन से किसान यूनियन हैं जिन पर रास्ता रोकने का आरोप है? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कानून रद्द करने को लेकर अड़े हैं। सीजीआई ने कहा कि आप हमें किसान संगठनों के नाम दीजिए। हालांकि जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रास्ता सरकार ने नहीं रोका है, तो चीफ जस्टिस ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए रास्ता तो आपने रोक रखा है। बहरहाल राष्ट्रीय मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाना चाहिए। इससे कोर्ट ने एक सकारात्मक संकेत भी दिया है। कुमार कुणाल और अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो किसान डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तरीके से पूरे मामले पे कहा है कमेटी बनाइए। बातचीत की कोशिशें सरकार कर रही थी, लेकिन बातचीत करने की कोशिशों के बीच सरकार ने एक नया दांव खेला है। उन्होंने गन्ना किसानों के लिए करोड़ों की सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। माना यही जा रहा है कि सरकार की कोशिश ये है कि इससे खुश होकर यूपी उत्तराखंड के जो किसान हैं वो आंदोलन वापस ले सकते हैं। दिल्ली के आंदोलनकारी किसानों के बीच उत्तर प्रदेश के किसान भी अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं।
आंदोलन को पंजाब के किसानों तक सीमित बताने वाली सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपए की निर्यात सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही 18,000 करोड़ रुपए निर्यात लाभ और दूसरी सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। जाहिर तौर पर इसका फायदा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को मिलेगा। वजह ये कि ज्यादातर गन्ना किसान इन दोनों राज्यों में है। माना जा रहा है कि सरकार यूपी और उत्तराखंड के किसानों को खुश कर किसान आंदोलन से उन्हें दूर करना चाहती है। यूपी के किसान आंदोलन से पीछे हटे तो सरकार का काम आसान हो जाएगा। सरकार लगातार तीनों कानूनों को किसानों के हक में बता रही है। एमएसपी की दरों को लेकर, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जिस तरह से एमएसपी को लाभकारी बनाया है, और उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह बचा है कि सरकार एमएसपी किसान को मिले, उसका अधिकार उसको मिले, उसके लिए और कृषि क्षेत्र लाभकारी बने, इसके लिए प्रतिबद्ध है। और माननीय मोदी जी की नीति और नीयत में कम से कम देश में कोई संदेह नहीं कर सकता। गन्ना किसानों के सब्सिडी का ऐलान करने के साथ ही सरकार ने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए किसानों में यूपी के किसान शामिल हैं। यूपी के किसानों ने दिल्ली नोएडा का रास्ता बंद कर रखा है। वहीं गाजियाबाद से दिल्ली के रास्ते पर भी डटे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर किसान भारतीय किसान यूनियन के हैं। इनके नेता हैं राकेश टिकैत, जो किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। सरकार के साथ बातचीत में शामिल टिकैत का रुख भी अब तक बेहद सख्त रहा है। आप यहाँ से वहाँ नहीं जा रहे, सरकार वहाँ से यहाँ नहीं आ रही, तो ये अब आगे कहाँ जा रहा है? आगे तो कहीं नहीं जा रहे, सींग फंस गए भाई। कोई बीच में आ जाए, बीच बचाव करवा दे। ऐसे तेवर को नरम करने और किसानों के आंदोलन को शांत करने में सरकार जुटी है। गन्ना किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान उसी दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। इधर दिल्ली और दिल्ली की सीमाओं में बवाल है किसानों को लेकर। जबरदस्त तरीके से घेराव है पूरी राजधानी का। और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंचे ग्वालियर। वहां जाकर उन्होंने फिर वही बात कही। विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा आंदोलन पंजाब के किसानों तक ही सीमित है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी रहा। 6 दौर की बातचीत कर चुके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस दौरान कई किसान संगठनों से मिल चुके हैं, जिन्होंने केंद्र को तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया है। इन सब के बीच नरेंद्र सिंह तोमर अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां के अलग अलग शहरों में कृषि कानूनों के समर्थन में किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में ऐसे ही एक किसान सम्मेलन से आंदोलनकारी किसानों को सीधा संदेश दिया। तोमर ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने को लेकर निशाना साधा और कहा कि पंजाब के किसानों को भड़काया जा रहा है। जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, देश का एक क्षेत्र पंजाब का सूबा, जहां कुछ लोगों ने किसानों के भीतर गलतफहमियां क्रिएट कर दी। आज किसान आंदोलन के लिए आ खड़े हुए। भारत सरकार किसान के प्रति संवेदनशील है। ग्वालियर ही नहीं, भोपाल, रीवा, सागर और उज्जैन जैसे शहरों में किसान सम्मेलन आयोजित हुए, जहां किसानों ने तीनों नए कृषि कानूनों के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद किसानों को तीनों कृषि कानूनों के फायदे बताने का जिम्मा संभाला। मेरी मर्जी में खेत में बेचूं, मेरी मर्जी में मंडी में बेचूं, तुम कौन बीच में होते हो?
जबरदस्ती बिचौलियों के बीच काय को ले जाते हो? अगर कोई सीधे सीधे खरीद रहा है और मुझे पैसा दे रहा है, तुम्हें कौन सी आपत्ति है भाई? कानून में यही है मेरे बहनों और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी। ये झूठी बात कर रहे हैं, मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश के किसानों के बीच जाकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून उनके हित में है। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार का दौरा कर किसानों में कृषि कानूनों को लेकर संदेह को साफ किया। इस कानून के बारे में सही से समझाएंगे। ये कानून किसानों के हित में है, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया विस्तार से, और उन्होंने मीटिंग में बताया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों और किसानी के विकास के लिए समर्पित है। 1 लाख करोड़ रुपया दिया है हम लोगों ने 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि में। बाकी फसल, बाकी बीज, इनपुट कॉस्ट, ये आपने देखा हो। इधर दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार अलग अलग किसान संगठनों से भी मिल रहे हैं। ये ऐसे संगठन हैं जो तीनों कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र सिंह तोमर हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड के किसान संगठनों से मिल चुके हैं, जिन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। उत्तराखंड के 100 किसानों ने उनसे मुलाकात कर कृषि कानूनों को अपना समर्थन दिया। इससे पहले कृषि मंत्री तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार के किसानों से भी मिल चुके हैं। सरकार चाहती है कि किसानों के आंदोलन का शांतिपूर्ण हल जल्द से जल्द निकल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में किसानों से मुलाकात कर यही संदेश दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी किसानों को तीनों कानूनों पर विश्वास में लेने में जुट गए हैं। आज तक ब्यूरो। तो कृषि मंत्री राज्य राज्य पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें, ये पूरी आपने देखी खबर। अब आइए आपको सुनाते हैं कि वहां पर जाकर तो कह रहे हैं कि पंजाब के किसान हैं जो इस पूरे बिल की वजह से नाराज हैं, लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत, वो सुनिए क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से सुनवाई शुरू हुई और कहा गया कि आप लोगों ने रास्ता रोक रखा है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें आपको भी अब पार्टी बनाने की बात है किसान यूनियनों को, किस तरीके से? पार्टी बनाएंगे तो जाएंगे हमारे लोग वहां से, बात करेंगे कमेटी से कि क्या उनका निर्णय रहेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है, और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है, तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते? बात करेंगे कल कोर्ट का क्या आता है, कोर्ट की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय आए तो उसका सबको सम्मान करना चाहिए। तो कहीं लगता है क्या कि एक रास्ता निकलने का आसार बना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में आती है सरकार और किसानों के बीच में, तो कहीं उम्मीद जग सकती है? हाँ, लगती है कि उम्मीद, भाई सर्वोच्च न्यायालय है तो उम्मीद तो जगती है। और फिर कोर्ट से तो बाहर कोई है ही नहीं। जो देश में रहना होगा तो कोर्ट को मानना होगा। तो अगर कमेटी बनाती है और अगर आप उसमें बतौर मेंबर या किसी तरीके से आप अगर शामिल होते हैं, तो किसानों की तरफ से क्या आपकी बात होगी? आन दो कल पहले कोर्ट का निर्णय से पहले नहीं निर्णय देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय आने से पहले नहीं कमेंट्स करने चाहिए। उस पर जब वहाँ जज फेर लिखते हैं तो उन पर फर्क पड़ता है। वो जब निर्णय से पहले अगर अखबार में आ जाए तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपने तो निर्णय कई सारे ले रखे अपने तौर पर, कोर्ट का आने तो क्या आता है। राकेश टिकैत को तो आपने सुन लिया है। अब कुल मिलाकर किसान आंदोलन के आज 21वें दिन 3 बड़ी बातें हैं। कृषि मंत्री अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, कह रहे पंजाब के ही किसान नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कौन से किसान संगठन है जो रास्ता रोक रहे हैं, उनका नाम बताइए। और साथ ही साफ कहा है कमेटी बनाइए सरकार और किसानों का, और हल निकालने की कोशिश कीजिए। और तीसरी तरफ किसान अभी भी तीनों बिल की वापसी से कम में मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे लव जिहाद का कानून बनने के बाद से पहली बार सबसे बड़ा विवाद मुरादाबाद में हुआ है।
लड़की लगा रही है गंभीर आरोप। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू होने के बाद से एक बड़ा विवाद सामने आया है मुरादाबाद से। एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी हुई। अब इसमें जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है, उसके बाद पति तो जेल में है, लेकिन पत्नी ने नारी निकेतन से निकलकर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी में लव जिहाद कानून के एक्शन पर उठा सवाल। अपनी मर्जी से शादी करी है, कहाँ करी है, लड़के को जानती थी, कास्ट क्या है, मैंने कहा हम जानते थे, उसकी कास्ट को जानते थे, सब कुछ जानते थे, अपनी मर्जी से करा सब। मुरादाबाद की एक पीड़िता ने लगाए सनसनीखेज आरोप। अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी, 6वां महीना चल रहा है मेरी शादी को, देहरादून में करी थी शादी मैंने। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा पति और मेरे जेठ घर पे ला दी जाए। पहले पति पत्नी को अलग किया, फिर हुआ गर्भपात। मैं नारी निकेतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। ज्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए हुए और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए, तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। पति को भेजा जेल और पत्नी को नारी निकेतन। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ भी मेरे पास ला दीजिए। पीड़िता ने कहा उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। सर डांटती है, अगर कोई कह देता है दवाई को तो देती नहीं है, उनको टॉर्चर करती है, तुम ड्रामा कर रही हो। पीड़िता गंभीर आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने के लिए जब वो और उसके पति जा रहे थे तो 5 दिसंबर को उन्हें पकड़ लिया गया था। अब जबरन टॉर्चर किया गया है। वो ये भी कह रही है कि 2 लोगों पर केस जो ये धर्म परिवर्तन कराकर जबरन शादी का लगाया गया है, उसके बाद से उसको टॉर्चर ही नहीं किया गया, उसका गर्भपात तक हो गया है। 28 नवंबर 2020 यूपी में लागू हुआ धर्मांतरण विरोधी कानून। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया तो देश भर में इस कानून की खूब चर्चा हुई। पाँच दिसंबर को यूपी के मुरादाबाद की कांट तहसील में एक पति पत्नी अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचते हैं। पीड़िता की माने तो वहां बजरंग दल के लोग आते हैं और दोनों की शादी को लव जिहाद बताकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तहसील जा रखे थे, तहसील से हम अपने कोर्ट मैरिज के पेपर वगैरह जो भी करना था हम वो ले गए हुए थे। उसके बाद हमें बजरंग वालों ने पकड़ा जबरदस्ती में। जी बजरंग दल के लोगों से कोई खतरा है? हाँ सर, उन्होंने ही करा था, जो भी करा है उनसे खतरा है मुझे। किनसे? बजरंग वालों से ही। और यहीं से शुरू होता है एक बड़ा विवाद। विवाद एक मुस्लिम लड़के और एक हिंदू लड़की की शादी को लेकर। लड़की कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, उसका कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया है। उसकी मां शादी के खिलाफ थी और बजरंग दल वालों ने जबरन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। क्या आपकी मां भी आपकी शादी के खिलाफ थी? हाँ वो खिलाफ थी, पर मेरी मम्मी ने कुछ करा नहीं था। उन्हें जबरदस्ती बजरंग वालों ने बुलाया गया था, तब उसके हाँ घर से लेके आए थे उनको, तब जबरदस्ती मुकदमा उनसे दर्ज कराया गया है। 5 दिसंबर को पुलिस पीड़िता को नारी निकेतन भेज देती है, जबकि 6 दिसंबर को उसके पति और जेठ को जेल भेज दिया जाता है। बिजनौर निवासी श्रीमती बाला देवी जी के द्वारा एक FIR कांट थाने पे पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी लड़की को 2 लड़के धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की नीयत से ले गए
मौके पे वो थाने आई थी और उन्होंने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक तहरीर दी जिस पे एफआईआर पंजीकृत हुआ और जो दोनों अक्यूज्ड को लेकर के आई थी उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया था प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले थे वादी के बयान के बाद। उसके बाद जो लड़की थी उनको उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र और कॉम्पिटेंट प्राधिकारी की अनुमति से उनको नारी निकेतन में रखा गया था। पुलिस कह रही है कि उनके पास जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन लड़की इससे आगे भी और सनसनीखेज आरोप लगा रही है। जी हां, लड़की का आरोप है कि वो गर्भवती थी और उसका गर्भपात भी कराया गया। मैं नारी निकेतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। सर रात मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारी निकेतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज़्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए वे और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और उन्होंने मेरे को दवाई इंजेक्शन दिए। कल मेरे कोर्ट में बयान होने थे, उसके बाद मेरी फिर तबीयत खराब हुई, उन्होंने इंजेक्शन लगाए तो मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। और अल्ट्रासाउंड पहले तो सही था पर मेरे को इंजेक्शन लगाए गए तो उसमें मिसकैरेज हो चुका है मेरा और मैं रात आई हूँ। वैसे कानून ने मेरी मदद करी है। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ भी मेरे पास ला दी जाए। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या मुरादाबाद के इस जोड़े पर धर्मांतरण कानून लागू होता है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि लड़की के गर्भपात के आरोपों पर मुरादाबाद की मेडिकल ऑफिसर क्या बोल रही हैं। तो हमने अभी ये जो अल्ट्रासाउंड कराया था 14 तारीख को, 7 वीक्स 5 डेज के अराउंड, और लेकिन उसमें फीटल हार्ट हमको नजर नहीं आ रही थी। तो उसमें जो हमारे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है उन्होंने एडवाइस किया कि तो उसके लिए फिर हम लोगों ने उसको मेरठ रेफर किया और भी फर्दर की और जो बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है उस सब के लिए हमने उसको मेरठ रेफर किया। तो वो अपना दस्तखत करके अपना लेके गए कि हम जो अपने वाहन से लेके जा रहे हैं। तो सुना आपने, मुरादाबाद की सीएसएस जो फिलहाल सीएमओ का कार्यभार भी संभाल रही हैं, वो कहती हैं कि जब पीड़िता उनके पास आई तो उसके गर्भ में बच्चे की धड़कनें नहीं चल रही थीं और इसलिए उन्होंने पीड़िता को मेरठ के लिए रेफर किया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद कांठ थाने में ही राशिद और उसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। दोनों को जेल भेज दिया गया, जब शेल्टर होम भेज दिया गया, जहां पर आरोप लगाया कि उसका गर्भपात हो गया है, इलाज के दौरान उसे गलत इंजेक्शन लगाया गया है। आज तक ने जिला अस्पताल के सीएमओ से बात की। उनका कहना है कि गर्भ में बच्चा तो था लेकिन उसकी धड़कन नहीं चल रही थी, इसलिए हमने आगे की जांच के लिए उसे मेरठ भेज दिया था। जबकि पीड़िता आरोप लगाती हैं कि वो पहले सही थी, लेकिन जब उसे इंजेक्शन दिया गया तो उसको दिक्कत शुरू हो गई। हाँ, मेरे को इंजेक्शन लगाए गए थे, उसके बाद उसी से मेरे को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी, तभी हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था। मेरे इंजेक्शन कब लगे थे आपके? सर मैं जिस दिन 11 तारीख को शाम को गई थी उस दिन मैंने एक इंजेक्शन लगा था, तब मुझे हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई थी और 2 दिन बाद मुझे इंजेक्शन लगाए, 4 इंजेक्शन लगाए मेरे और दवाइयाँ दी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई है मेरी। उसके बाद मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी है। अब सवाल ये है कि क्या पीड़िता का लव जिहाद के शक के चलते टॉर्चर किया गया? क्या वाकई पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई थी जिसके चलते उसको इंजेक्शन दिया गया? सवाल बड़े हैं। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और पीड़िता को कोर्ट में उसके बयान के बाद ससुराल भेज दिया गया है। शरद गौतम के साथ अरविंद ओझा, मुरादाबाद, आज तक। देखिए आपने, पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इन गंभीर आरोपों के बीच इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़िता का यह कहना है कि हमारी शादी तो मर्जी से 24 जुलाई को हुई थी। कानून कब लागू हुआ है? 28 नवंबर से। तो फिर ये कार्रवाई क्या बजरंग दल के दबाव में किया गया? ये आरोप है पीड़िता का। मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6वां महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने, ISBT आजाद कॉलोनी में शादी की थी। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा पति और मेरे जेठ घर पर ला दी जाए। 28 नवंबर को यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हुआ और पीड़िता कह रही है कि उसने 24 जुलाई को मुरादाबाद के मुस्लिम लड़के से शादी की थी,
ऐसे में कई सवाल उठते हैं। क्या पुलिस को शादी की तारीख पता नहीं थी? क्या पुलिस ने बजरंग दल के दबाव में एफआईआर दर्ज की? क्या पीड़िता और उसके पति ने कानून का उल्लंघन किया? आगे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो लड़की थी उनकी उम्र 22 साल निकल के आई। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, वो मेजर थी। उसके बाद उनका 164 सीआरपीसी के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया और उसके बाद इन्होंने अपने ससुराल में जाने के लिए इच्छा जाहिर की। पुलिस के सामने भी इन्होंने ये चीज़ कहा कि अपने ससुराल जाना चाहती हैं। पुलिस के द्वारा जो इनके ससुराल के अन्य मेंबर थे उनको सुपुर्द किया गया। सवाल ये भी है कि अगर शादी धर्मांतरण कानून के लागू होने से पहले हुई थी तो क्या मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे इस जोड़े पर ये कानून लागू होता है? ये जांच का विषय है। साल 2020 में गृह मंत्रालय ने देश के टॉप 10 थानों की सूची जारी की है, जिसमें से 8वें नंबर पर है मुरादाबाद का ये कांठ पुलिस स्टेशन। जाहिर है अपने प्रदर्शन की वजह से ये टॉप 10 में शुमार हुआ, लेकिन अब इसी थाने पर सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से राशिद और उसके भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया, वो भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के दबाव में, उससे प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं। पीड़िता का साफ साफ कहना है कि उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है। उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया गया था। पीड़िता देहरादून में फाइनेंस में जॉब करती थी, वहीं दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर शादी कर ली। देहरादून में मैं 5 साल से देहरादून में रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, जॉब वहीं पे करती हूँ। राशिद से मुलाकात मेरी वहीं पे हुई थी देहरादून में, बहुत अच्छे से जानती हूँ। कोर्ट में पीड़िता के बयान और विवाद बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन ने पीड़िता को नारी निकेतन से उसके ससुराल भेज दिया है, लेकिन पीड़िता कह रही है कि उसके सारे कागज नारी निकेतन में हैं, उन्हें वापस किया जाए। नारी निकेतन में मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, सर मैं डॉक्यूमेंट्स चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे वापस आ जाएं और थाने में भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी मेरे पास कोई पेपर नहीं है, मार्कशीट वगैरह सब कुछ, शादी के निकाह के पेपर भी सब वहीं जमा है। मेरे पास कुछ नहीं है अभी डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाने चाहिए। लेकिन मुरादाबाद के इस केस पर बवाल बढ़ गया है। अगर लड़की के दावों में दम है तो ये गहन जांच का विषय है। शरद गौतम के साथ अरविंद ओझा, मुरादाबाद, आज तक। और अब बात राजधानी दिल्ली की। 3 दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। ठिठुर रही है दिल्ली, देखिए। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानों में ठिठुरन बढ़ रही है। दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है, लेकिन मौसम विभाग दिल्ली वालों को अलर्ट कर रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली में पारा 2 डिग्री तक पहुंच सकता है। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में उन किसानों का सोचिए जो खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजार रहे हैं। जी हां, दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए ये ठंड बेहद घातक हो सकती है। सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात है, हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। खुले टेंट में हम आपको दिखाते हैं। सामने आप देख सकते हैं टेंट चारों तरफ से, सिर्फ ऊपर से कवर है, सामने आप देखिए, और नीचे जो किसान आए हैं तमाम हिस्सों से वो यहाँ पर लेटे हुए हैं रात के वक्त। दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं, आप यहाँ देखिए, दूसरी तरफ ये टेंट भी कपड़े का टेंट है। जिस तरीके का ये मौसम है, बेहद सर्द रात है ये। ऐसे में आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से किसान यहाँ पर सो रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, और इन किसानों का कहना है कि ये इसी तरीके से डटे रहेंगे, चाहे मौसम कैसा भी हो, कितनी भी ठंडी पड़े, बरसात हो, ये लोग पूरी रात पूरे दिन इसी तरीके से डटे रहेंगे। और कृषि बिल के खिलाफ जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, वो जब तक इनकी बातें मांगी नहीं जाती, जब तक इनकी मांगे मानी नहीं जाती, वो इसी तरीके से ये लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान रात दिन डटे हुए हैं। सरकार ठंड में किसानों के आंदोलन को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है। हिमांशु मिश्रा, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।